उत्तर प्रदेश का एक कथावाचक उदय कृष्ण शास्त्री जो अपने भक्तों को कथा सुनाने के बाद प्रसाद वितरण कर रहे होते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं और सबकी दुख दर्द सुनते हैं। तभी उनकी नज़र एक 21 साल की लड़की के पास पड़ती है जिससे पहले से उसके 2 बच्चे होते हैं। बाबा उन्होंने अपने पास बुलाते हैं और बाबा उनसे हाल खबर पूछने लगते हैं कि बेटी ये बताओ तुम कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, तुम कौन हो। जब वो लड़की अपने बारे में सारे सच्चाई बतलाते हैं तो बाबा को उनके द्वारा बताए गए बातों पे यकीन नहीं होता। फिर बाबा अपने 2 भक्तों को उस लड़की के पीछे लगा देते हैं। जब उनके भक्त उस लड़की के बारे में बाबा को सुनाते हैं तो पता है कि उस लड़की के एक नहीं बल्कि अलग अलग 2 नाम है और लड़की जो बताई है वो बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से झूठी बताई है। फिर बाबा को संदेह होता है कि ये वही लड़की है जिसकी हत्या के जुल्म में एक निर्दोष 7 साल से जेल की सलाखों में पड़े हुए हैं। फिर बाबा वहाँ के अलीगढ़ का एसएसपी से संपर्क करते हैं और सारी मामला सुनाते हैं। तब एसपी ने बोलते हैं कि कैसे कह सकते हो कि वही लड़की है। तब बाबा ने कहा कि एक बार मेरी बात के ऊपर विश्वास करो, मैं कभी धोखा नहीं खाता और एक बार जांच पड़ताल करो। फिर पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और जांच पड़ताल करती है तो बाबा द्वारा बताए गए बात पूरी तरह से सत्य होता है। दोस्तों, क्या इसके पीछे के रीज़न है? कौन है वो इंसान जो 7 साल की इस लड़की के हत्या के जुल्म में 7 साल की सज़ा काट रहा है और इस लड़की के मरे हुए से फिर जीवित होने के पीछे क्या रहस्य है, आज के इस हम वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक खलनायक यानी एक अपराधी होता है जिसका नाम विष्णु गौतम होता है। उनके ऊपर कई तरह से आरोप होते हैं। जब पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करके अलीगढ़ मथुरा से फिरोजाबाद न्यायालय में पेश करने के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनके टीम की 12 अपराधी आ जाते हैं और सारे 12 लोगों ने मिलकर पुलिस की टीम पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना स्टार्ट करते हैं जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और फाइनली विष्णु गौतम को छुड़ाकर उसके साथीगण ले जाते हैं। जब इसकी चर्चा पूरे मीडिया में आती है और पुलिस के टीम के पास पता लगती है तो पुलिस की काफ़ी निंदा होती है। फिर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी और पता बताने के ऊपर 1 लाख का इनाम रख देते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो बाइक से गुजर रहे हैं, तभी पुलिस की सूचना मिलती है। पुलिस की टीम वहाँ पहुंचकर उनसे मुठभेड़ करने लगती है। इस दौरान गोली लगने के कारण उस विष्णु गौतम की मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद उन 12 साथियों की गिरफ्तारी की जाती है और 12 साथियों के बारे में पता लगाया जाता है जो पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और साथ में उसे पुलिस की टीम से आज़ाद कराया। उसमें से एक होता है पंकज उर्फ भोला, जो उसी के गांव का अलीगढ़ का घोड़ा का रहने वाला होता है। जब उसकी फाइल निकाली जाती है तो पंकज उर्फ भोला के ऊपर कई तरह से आरोप हत्या, लूटपाट और कई तरह से आरोप लगे होते हैं। जब दूसरी फाइल उसके खोली जाती है तो उन्हें एक 14 साल की लड़की की अपहरण का केस दर्ज होता है। उसके बाद पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज देते हैं और उसे पूछा जाता है कि ये बताओ 2015 में जिन लड़की का तुमने अपहरण किया था वो लड़की कहाँ है। तब पंकज और रूप भोला ने बताना स्टार्ट किया कि मुझे नहीं पता वो लड़की कहाँ है। दरअसल मैं उस लड़की से प्यार करता था और उसे भगाकर अपने रिश्तेदार के पास आगरा ले गया था। हो सकता है वो आगरा में है। लेकिन पुलिस की टीम जब आगरा पहुंचती है तो उस लड़की को पता है कि वहाँ पे कोई लड़की नहीं है। फिर पुलिस की टीम ज़बरदस्ती पंकज उर्फ भोला के ऊपर दबाव डालने लगते हैं और जब 3rd डिग्री कष्ट दिया जाता है तो दबाव में आकर पंकज उर्फ भोला ने एक झूठा कबूल कर लेते हैं कि उस लड़की की मैंने हत्या कर दी। क्योंकि कुछ समय बाद
एक लड़की की लाश मिलती है जो पूरी तरह से चेहरा बर्बाद हो गई होती है। लेकिन जब इस लड़की की माता पिता को बुलाया जाता है तो माता पिता कपड़े के आधार पर पहचान लेते हैं कि वो वही लड़की है जिसे पंकज ने भगाकर ले गया था। उसके बाद इसे जेल की सलाखों के बीच भेज दिया जाता है। 3 साल के ज़मानत के बाद जब वो घर पे आते हैं तो फिर निर्धारित समय पे उसे फिर से जेल में हाजिर होना होता है, लेकिन वो हाजिर नहीं हो पाते। तब पुलिस की टीम उसकी घर की कुर्की जब्त करने लगते हैं। उस घर में एक विधवा माँ ही रहती है। अपनी माँ को बचाने के लिए वो अपनी गिरफ्तारी दे देती है। इधर पंकज उर्फ भोला की माँ एक उदय कृष्ण शास्त्री के पास जाते हैं जो उस समय के प्रसिद्ध कथावाचक होते हैं और अपनी सारी बात बतलाते हैं कि मेरी बेटा निर्दोष है, बाबा जी बचा लीजिए। और फाइनली उस बाबा को एक 14 साल की लड़की की जिसके साथ इसका प्रेम अफेयर्स होता है वो फ़ोटो देते हैं और चले आते हैं। लेकिन जब इधर कथा समाप्त होने के बाद सेम वही लड़की को बाबा देखते हैं तो उन्हें तो पहचानने में देरी नहीं करते कि कोई और लड़की कोई और नहीं बल्कि वही विधवा औरत का वो बेटा जिसके जुल्म में इसके हत्या का जुल्म में जेल की सलाखों के बीच है वो वही लड़की है। जब पूरी तरह के पुलिस की टीम जांच पड़ताल करती है तो फाइनली उस लड़की को लाया जाता है। जब लड़की से पूछताछ किया जाता है तो उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि 2022 में कोरोना का टाइम वो अपने परिवार वालों से संपर्क किया, लेकिन परिवार वालों ने पूरी तरह से डर गए कि अगर हम मुंह खोल देंगे तो काफ़ी बदनामी होगी और साथ में इसकी हत्या के जुल्म में जो सज़ा काट रहा है तो काफ़ी बदनामी होगी और हम लोगों का पूरी तरह से पोल खुल जाएगा। इसलिए उसके माता पिता ने मिलकर इस बात को दबा देते हैं और लड़की ने बताना स्टार्ट किया है कि वो आगरा में ही उसके रिश्तेदार के पास ही कई दिन तक इंतजार किया, लेकिन वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण बगल के ही एक लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों को बिना बताए पूरी से दुनिया से रिश्ता हटाकर भाग जाते हैं और भागकर लव मैरिज शादी कर लेते हैं। और फाइनली आज इस लड़की की 2 बेटी भी है, 2 बच्चे भी है जो अपने परिवार के साथ अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। जब पूरी खबर मीडिया में और लोगों के पास पहुंचता है तो काफ़ी खलबली मच जाती है। दोस्तों यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जिस समय ये लाश मिला तो शायद उस लड़की की माता पिता उस लाश की DNA टेस्ट कराता और शायद पुलिस की टीम भी अच्छे से जांच पड़ताल करता तो एक निर्दोष 7 साल से जेल की सलाखों के बीच नहीं रहता, बाकी अपनी ज़िंदगी जी रहा होता। आई होप पूरी घटना आपको पसंद आई होगी। पूरी घटना को सुनाने का मकसद मेरे किसी के दिल दुखाना, किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि कई बार बिना जांचे परखे और किसी का और शक के ऊपर जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही बुरा होता है। इससे निर्दोष व्यक्ति को भी सज़ा मिल सकती है।